ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की बात मान ली है कि बुजुर्ग जो है वो अब साइड पे हो जाएं। आए दिन वजीर आजम बदलने, उनको जेलों में डालने और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा। ये बुजुर्गों को कह रहे थे ना, घर बैठो घर बैठो घर बैठो। उनमें बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, अरसा इक्तदार में रहा, इससे ज्यादा अरसा जेलों, मुल्क बदरी और मुकदमे भुगतने में गुजारा। तो आज वो सुरखरूयत जो है ना उनकी, वो किसी और तरह से जो है वो सामने आई। जब मानेका साहब जो है उन्होंने बड़ा लंबा चढ़ा चार्जशीट किया है और उनको जो है उसके ऊपर अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कोई पाकिस्तानी शहरी दरखास्त दे सकता था। तो जी जनाब, पाकिस्तानी शहरी सामने आ गया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और आज बहुत इम्पॉर्टेंट दो अदद खबरें हैं। और वो अब इस मुल्क में जो है वो सारे कारनामे सरअंजाम ही इमरान खान और उनकी पार्टी दे रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर हमें बात करनी पड़ जाती है। सबसे पहले लेकिन हम शुरू करेंगे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा जो हैं, इसहाक डार साहब, ये सब आज सियालकोट गए हुए थे। और वहाँ पर जो उनकी मसरूफियात थी उसमें एक मसरूफियत वर्कर्स कन्वेंशन भी था। और उस वर्कर्स कन्वेंशन के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ बातें की हैं जो शायद अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मसाइल की सही तशखीस की है और पाकिस्तान आज इन हालात में क्यों पहुंच गया है उसको एक्सप्लेन किया है तो गलत नहीं होगा। तो उसके ऊपर हम पहले बात शुरू करेंगे। फिर दूसरा जो है, इमरान खान साहब जो है वो ना घर के रहे ना घाट के, और जो है वो उनके ऊपर बहुत सारे मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं। और वो बेचारे तरीके फसाद वाले जो हैं, वो आपको कितनी दफा बताया है कि इनको जो है वो बेचारे वो भाग पड़ते हैं एक किसी भी खबर के पीछे। कल बहुत खुश थे वो, सो आज उनकी खुशियों को जो है वो ग्रहण लग गया है। वो ग्रहण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा जो एक वड्डा टाइगर जो है वो कहते हैं ना कि जो ये जितने सारे टाइगर इमरान खान ने पूरे रियासत के जो जो अमूर होते हैं, रियासत के जो पिलर्स होते हैं, वहां पे अपने 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 फिक्स किए हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है वो ड्रेन आउट हो रहे हैं। और जो ये बड़े वाले टाइगर थे जो ऐवान सदर में बैठे थे, तो वो जो है उनके ऊपर भी उनकी छुट्टी के काफी सारे इम्कानात जो हैं वो पैदा हो गए हैं। वो क्या है उसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगी। और वो ऐसे ही है कि इमरान खान का टाइगर कब तक खैर मनाएगा, तो वो हो रहा है, उसके ऊपर हम एंड पे बात करते हैं। पहले जो है वो हम शुरू करेंगे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आज के सियालकोट के दौरे के ऊपर। सबसे पहले मियां साहब जो है वो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है सियालकोट का, जो बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो पाकिस्तान की, अगर ये मैं कहूँ कि जो बड़ा एक एक्सपोर्ट्स का एक हब है, जहाँ पर जो हमारी फुटबॉल इंडस्ट्री है, जो हमारे जराही आलात होते हैं, जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सियालकोट के अंदर जो है वो काम कर रही है और पाकिस्तान की बैकबोन है। उसके चैम्बर से जाहिर है वहाँ पर बड़े बड़े कारोबारी हजरात मौजूद थे जो पाकिस्तान के हालात की वजह से यकीनन वो भी परेशान हैं, उनके भी कारोबार ठप हो गए हैं। तो उनको भी जो है वो उनका कंसर्न्स थे, उनको मिला मियां साहब ने। और ये चैम्बर्स के अंदर जाने का मकसद बड़ा क्लियर है कि चैम्बर्स के अंदर जाकर कारोबारी हजरात को एक उम्मीद और यकीन जो है वो दोबारा से जो है वो पैदा किया जा सके कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। अगर खराब किए थे तो ठीक भी किए जा सकते हैं, अल्लाह पाक की अगर मदद साथ शामिल हो और अगर नीयत अच्छी हो, लीडरशिप जो है वो गंदे अमाल करने वाली ना हो, बल्कि वो पाकिस्तान के मसाइल को ठीक करने के बारे में जो है वो सीरियस हो, तो वो मसाइल हल हो सकते हैं। तो चैम्बर के अंदर उनकी जो है वो कारोबारी हजरात से गुफ्तगू थी। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के घर जो है वो तशरीफ लेके गए और वहां पर जो एक वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो उसका इनेकाद किया गया था, जहां पर सियालकोट जिले के तंजीमी अहदेदारान, जो साबिक MPs MNAs हैं वो, और पार्टी के जो सरकर्दा लोग हैं वो मौजूद थे। वहां पर बड़ी जो है वो पर्टिनेंट बातें की हैं मियां साहब ने। और मियां साहब जो है ना, आज उन्होंने बात करते हुए कहा भी कि मेरा दिल और दिमाग जो है बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। और ये जाहिर है वो तकलीफ है जो उनको 3 दफा वजीर आजम होते हुए पहुंचाई गई कि अवाम जो है वो उनको प्लस करते थे, मियां साहब को माइनस करने की कोशिश की जाती थी। तो उसका जो है उन्होंने इजहार भी किया और उनकी बातों में उसका इजहार निकलता है। लेकिन ये सारी बातें करने के बावजूद वो कहीं नहीं कहते मैं किसी से इंतकाम लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, मैं तुम्हारा। वो फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम के जो मसाइल हैं हमें वो ठीक करने हैं, उनको पाकिस्तान की जो है
वो फिक्र होती है। इसके ऊपर मियां साहब ने कहा कि आए दिन वजीर आजम बदलने, जेल और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा, ये मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा सवाल है तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के लिए, तमाम इदारों के लिए सोचने और समझने का कि पाकिस्तान को जिन हालात में पहुंचा दिया है, और ये जो आए दिन वजीर आजम बदलने, उनको जेलों में डालने और मुल्क बदरी से मुल्क कैसे चलेगा, ये इसका शायद कोई जवाब जो है वो हम अब भी अगर ढूंढ पाए तो शायद मुल्क के लिए बेहतर होगा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ साहब का कहना था कि 2017 में नून लीग की अच्छी खासी चलती हुई हुकूमत को खत्म किया गया। उस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हमसाया ममालिक से अच्छी थी, और ये फैक्ट्स है। अगर आप बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, इन सब के साथ मुआवजा करें तो पाकिस्तान की माशी हालत बहुत अच्छी थी, रुपया मजबूत था और महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी। नवाज शरीफ साहब का कहना था कि हमारे दौर में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, सी पैक पर तेजी से काम जारी था, लेकिन हमारे खिलाफ साजिश कर कर जो है वो हमें हुकूमत खत्म की गई। उन्होंने कहा अगर हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो पाकिस्तान आज मजबूत होता। जजों को क्या जरूरत थी इस साजिश का हिस्सा बनकर मुल्क पर हाड़ा चलाने की? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर जो काजी हैं, जो इंसाफ देने वाले होते हैं, जो जिनके हाथों में लोगों की जिंदगियां और तकदीरें अल्लाह पाक जो है वो उनको इस मनसब पे बिठा के देता है, सो वो अगर साजिश का हिस्सा बने तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क करने से कोई नहीं रोक सकता। सो उसका उन्होंने इजहार किया। उन्होंने कहा इलेक्शन में हेराफेरी क्यों की गई, आरटीएस क्यों बंद हुआ, ऐसे बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। और जिम्मेदार तो वैसे मियां साहब को पता ही है कि हम रो रहे हैं, कभी इस दीवार को टकरे मारते हैं, कभी उस दीवार को टकरे मारते हैं कि हमसे हो क्या गया। और जो जो कारनामे और करतूतें इमरान खान के सामने आ रही हैं, ये आप लोगों के हमारे सामने आ रही हैं। उनको सब कुछ पता था वैसे, बाय द वे, जो लाए थे ना उनको सब पता था ये किस किरदार का मालिक है, वो ये जो है वो ये कितना मुहिब्बे वतन है, ये कितना सादिक और अमीन है, ये सब कुछ जो है उनको मालूम था। तो उन्होंने कहा कि जो 70 साल इस मुल्क के साथ किया गया, अल्लाह ना करे किसी और मुल्क के साथ हो। आमीन जी। और हमारे मुल्क के साथ भी ना हो, ये भी साथ ही दुआ है। उनका कहना है कि बहुत मुश्किल वक्त देखा, मैं अपनी कौम के साथ निभा रहा हूं। जितना अरसा इक्तदार में रहा, इससे ज्यादा अरसा जेलों, मुल्क बदरी और मुकदमे भुगतने में गुजारा, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। ये बहुत जुमले जो है ना, मुझे तो बहुत मेरे टच किए कि वाकई आप ये देखिए कि जितने वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि मुझ पर आसान हो गई, तो वो जितने साल उन्होंने हुकूमत नहीं की, जितने साल मुल्क बदरियां और जेल और मुकदमे भुगते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बिकॉज अगर इंसान का ज़मीर साफ हो और अगर उसको साजिश करके निकाला जाए तो फिर साजिशें तो कहीं ना कहीं बेनकाब हो जाती हैं, और वो अल्लाह पाक का जो है वो इंसाफ भी यही है। और उन्होंने कहा कि साजिशें जो है सजाओं का सिलसिला चलता रहा, जो कुछ दिन पहले खत्म हुआ, हमारे पास गलती का मौका नहीं है। अगर अब भी सबक ना सीखा तो बकौल इल्लामा इकबाल हमारी दास्तां होगी ना दास्तानों में। तो ये बड़ा अहम मैसेज है एक बड़े का, एक मुहिब्बे वतन दिल, दर्द दिल और इस कौम की तकलीफ को जो है वो समझने वाला, अगर शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, तो यही कहा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद कल की जो स्टोरी थी बिलावल साहब की और जरदारी साहब की लड़ाई झगड़े वाली, जब हमने बात की थी तब बिलावल साहब गए हुए थे, उसके पीछे पीछे जरदारी साहब भी निकल गए, और अब वो पूरी पार्टी डिफेंड कर रही है कि जी वो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो उनकी फैमिली गेट टुगेदर है। और आज बिलावल साहब ने जो है वो विदाउट जरदारी साहब एक तस्वीर फिर पोस्ट की है, उसको फैमिली लिखा है। आई डोंट नो जरदारी साहब फैमिली में शामिल क्यों नहीं है, ये ज़ाहिर है अभी हम इस पर क्या कह सकते हैं। लेकिन जो वो बुजुर्गों को कह रहे थे ना घर बैठो घर बैठो घर बैठो, उनमें बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है भुट्टो साहब के साथी तो शायद ही कोई अब हयात हो, लेकिन जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथी रहे हैं, वो भी बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो बिलावल भुट्टो के साथ थे। उनमें से एक फरतुल्ला बाबर भी हैं, और फरतुल्ला बाबर साहब बहुत एक प्रोग्रेसिव, बहुत लिबरल, बहुत पढ़ी लिखी जो है वो शख्सियत है, और उनके पास जो है वो पार्टी का उहदा भी था। कल उन्होंने अपनी पार्टी के उहदे से इस्तीफा दे दिया है, और उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब की बात मान ली है कि बुजुर्ग जो है वो अब साइड पे हो जाएं, और जो है वो अब वो किसी और ने तो उनकी बात मानी नहीं, पार्टी के अंदर काफी नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाते हैं वो जो घर का ना घाट वाली बात है। वो घर का ना घाट वाली बात यह है कि जो कल हाजरा जो है खान साहिबा ने जो उनके अमालनामे बताए हैं, यकीन मानिए ना वो कोई शरीफ आदमी पढ़ सकता है, ना बता सकता है, ना उस पर बात हो सकती है। यानी उस पर बात नहीं हो सकती,
हैरत यह है कि जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, जिनको ये पता था कि ये सब हो रहा है, वो कैसे होने, मतलब उनको क्या इस वक्त उनके वो सेंटिमेंट्स होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन खावर मानिका साहब जो हैं, उन्होंने आज जो है अदालत के अंदर अपना बयान भी जमा करा दिया है और उन्होंने दरखास्त भी दी है उसी जज कुदरतुल्लाह के सामने, जिन्होंने कल एक जो शहरी जिसने पहले से ये इद्दत में निकाह वाला केस किया हुआ था और उस केस को जो है वो कल खारिज किया गया। बड़े भाई तरीके फसाद वाले जो है वो बेचारे बड़े उछले, बहुत खुश, मिठाइयां देखे सुरखरू हो गए, देखे फेक था, लेखे मुदई भाग गया। कल मेरे साथ नईम पचौता साहब जो हैं, वो जो तर्जमान नवे नवे हैं इमरान खान के, वो मौजूद थे। उन्होंने कहा देखे ना, नून लीग लेके आई थी उस बंदे को, उस बंदे का जमीर जाग गया, वो घर चला गया। तो मैंने उनको कल भी मशवरा दिया था कि खामखा, मतलब अगर हम लाए होते तो फिर हम उसको बैठने देते। कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस नाम की तो कोई चीज उनके वकीलों में है नहीं। और यकीन माने, ये इमरान खान को वहां पहुंचा के आएंगे जहां पता नहीं पहुंचना उसका हक है, या उससे भी कहीं आगे पहुंचा आएंगे ये वकील हजरात जिस काम लगे हुए हैं। और उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि वो जी देखें सुरखरू हो गए। आज वो सुरखरूयत जो है ना उनकी, वो किसी और तरह से जो है वो सामने आई, जब मानिका साहब जो है उन्होंने बड़ा लंबा चढ़ा चार्जशीट किया है। वो देखिए, ये केस 3 अफ्रीकों के बीच में ना, खावर मानिका, बुशरा बीबी और इमरान खान, और इन तीनों के बीच का ये केस है। उसमें अब एक फरीक जो है उसने बाय द वे मानिका साहब ने भी दरखास्त के साथ जो है तलाकनामा रिटर्न किस डेट का है, 14 नवंबर 2017 का, वो भी लगा दिया। सो अब तो इसके अंदर कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 गवाह जो हैं वो भी डाले हैं। और देखिए, उस गवाह के अंदर उन्होंने वो नौकर भी डाल दिया जिससे धक्के मार के निकलवाया था इमरान खान को। बहुत बुरी बात, बहुत बुरी बात है। वो क्या बताएगा नौकर आके कि मैंने कितने धक्के मारे थे, इमरान खान कितनी दफा गिरे, कितनी दफा मैंने उनको उठा के फिर उनको ऐसे झंझोड़ के मैंने उनको गेट के बाहर फेंका। मतलब इस गवाही के लिए बुला रहे हैं मानिका साहब, पता नहीं किस गवाही के लिए बुला रहे हैं। ओन चौधरी गवाह हैं, और साथ मानिका साहब जो हैं वो खुद गवाह हैं, और ये जो है मुफ्ती साहब जो है जिन्होंने निकाह पढ़ाया वो गवाह हैं। और ये अब केस जो है ये अदालत में चलेगा। तो फिर अब तो घर का ना घाट तो हो गया ना जी। अच्छा, उसके बाद अब जो आखिरी बात है, जो बड़े टाइगर सहाफी को जो है वो कब तक जो खैर बना रहे थे, वो है सदर अलवी साहब। उस सदर अलवी साहब जो हैं उन्होंने उनके खिलाफ एक दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत, जो सो मोटो है उसके तहत जो है वो जमा कराई गई है। और ये क्यों हुआ है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है, आपको याद होगा कि उन्होंने 2-3 दिन पहले एक जो इलेक्शन की डेट के हवाले से जो केस था उसके अंदर एक इजाफी नोट जमा कराया था 41 सफ़ों का। और उसके अंदर उन्होंने लिखा था कि सदर अलवी साहब जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो मुर्तकिब हुए हैं इस तरह के मामलात के, और उनको जो है उसके ऊपर अगर कोई ट्राई करना चाहे तो कोई पाकिस्तानी शरी दरखास्त दे सकता था। तो जी जनाब, पाकिस्तानी शरी सामने आ गया है और उसने सदर अलवी को ओहदे से हटाने की दरखास्त दायर कर दी है। गुलाम मुर्तजा नामी शहरी साहब जो है ये इन्होंने दरखास्त की है। उन्होंने कहा अपने ओहदे का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, अपनी आईनी जिम्मेदारियों में भी वो मुतासब रहे, कौमी असम्बली को गैर कानूनी तहलील किया, तहरीक इंसाफ के हक में इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल किया, ऑफिशियल सीक्रेट बिल पर दस्तखत ना करके मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक आरिफ अलवी आईनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए, उन्होंने इलेक्शन की तारीख भी नहीं दी, इसलिए करार दिया जाए कि आरिफ अलवी बतौर पाकिस्तान जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकते। इसमें अब 2 चीजें हैं जो मेरी थोड़ी बहुत एक पॉलिटिकल सेंस, दूसरी जो मुझे थोड़ा बहुत कानून बनाता है। आइन ने पाकिस्तान के तहत सदर अलवी साहब को सिर्फ इम्पीचमेंट मुआखजा जिसको कहते हैं, जो पार्लियामेंट जो है वो कर सकती है, सिर्फ उसके जरिए निकाला जा सकता है। सो ये पार्लियामेंट चूंकि अभी मौजूद नहीं है, तो ये सदर साहब को निकालने का तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जो अतर मिनल्ला साहब ने कहा, और जो एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, जो उन्होंने जब उन्होंने कौमी असम्बली तहलील की थी तब भी कहा था, और जब इलेक्शन की डेट वाला ये फैसला जब आया है तब भी ये बात होती रही, ये रिमार्क्स में भी बात आई, काजी फायज़ साहब ने भी कहा कि बराए मेहरबानी जो है ये सदर साहब के इक़्तिदार की तरफ ना जाएं, बिकॉज आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर, तो आइन की खिलाफ वर्जी पे आर्टिकल 6 लगता है। तो ये एक आर्टिकल 6 एक ऐसा सेक्शन है जिसको अगर सुप्रीम कोर्ट ने चाहा तो वो सदर अलवी के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इतनी दूर जाएगी या नहीं, लेकिन इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि सदर अलवी जो है वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जो है वो मुतासिब एक सियासी
कारकुन के तौर के ऊपर काम करते रहे, उन्होंने अपने आईनी इख्तियारात का जो है वो गलत इस्तेमाल किया और वो बहुत सारे गैर आईनी कामों के मुर्तकिब हुए, जिसके ऊपर आर्टिकल 6 की इम्पोजिशन हो सकती है। वो होगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। बहरहाल सदर अलवी साहब जो है वो भी खिड़की में आ गए हैं। अब उनकी खिड़की जो है उसमें से उनको रिहा कर दिया जाएगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज।